हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। कॉमर्स 2.0 के वन शॉट रिवीजन लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक और नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। आपको बता दें कि साझेदारी व्यवसाय जो एक यूनिट है पूरा, उसमें 7 चैप्टर पढ़ने थे, जिसका सबसे लास्ट और 7वां चैप्टर है ये साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। 7वां चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का विघटन। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानेंगे डिसोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, यानी कि विघटन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, लिखा है डिसोल्यूशन के बारे में, लिखा है कि फर्म के विघटन का अर्थ क्या अर्थ होता है। फर्म के व्यवसाय का बंद होना, फर्म के व्यवसाय का बंद होना है जब सभी साझेदारों का फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। यानी कि जब कोई साझेदारी व्यवसाय चल रहा है, फर्म चल रहा है और वो व्यवसाय बंद हो जाए, कारण चाहे जो भी हो, साझेदारी फर्म बंद हो जाए, सभी साझेदारों के बीच संबंध जो भी है वो संबंध खत्म हो जाए, टूट जाए, सभी साझेदार अलग अलग हो जाएं, संबंध विच्छेद हो जाए, तो इसे ही साझेदारी फर्म का समाप्ति कहते हैं। ठीक है। फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को बेचा जाता है, सारे के सारे एसेट्स जो होते हैं, संपत्ति होते हैं, उन सबको बेचा जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है, यानी कि सारे के सारे लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। क्लियर है बात। आगे लिखा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार, ये धारा 39 के अनुसार पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो सेक्शन 39 है, धारा 39 है, उसमें डिसोल्यूशन यानी विघटन के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है? लिखा है कि एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी साझेदार हैं, वो सब अगर अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच संबंध टूट जाता है, तो उसे ही फर्म का विघटन कहा जाता है। क्लियर है बात। चलिए आगे इसी में लिखा है, अगला टॉपिक लिखा है, साझेदारी के समापन एवं फर्म के समापन में अंतर क्या है। जी हाँ, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक है साझेदारी में समापन और दूसरा है साझेदारी फर्म के समापन, साझेदारी फर्म का समापन। और इन दोनों में डिफरेंस हम लोग को तैयार करना है कि साझेदारी के समापन का क्या अर्थ है और साझेदारी फर्म के समापन का क्या अर्थ है, या केवल लिख देगा फर्म के समापन का क्या अर्थ है। दोनों में अंतर, ये एग्जाम में आता है, 5 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आइए जानते हैं क्या होता है। तो पहला अंतर लिखा है अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछे, अच्छा सा फॉर्मेट बनाना है, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस का यानी आधार का, दूसरा और तीसरा जिसमें अंतर लिखना होगा वो सब। तो साझेदारी का समापन एक लिख लेंगे और दूसरा लिखेंगे साझेदारी फर्म का समापन। क्या कहता है देखिए, तो सबसे पहले साझेदारी का समापन का अर्थ जानते हैं, फिर हम लोग जानेंगे साझेदारी फर्म का समापन। कहता है कि इसमें केवल साझेदारी समझौते में अंतर आता है। साझेदारी का समापन का अर्थ यह हुआ, साझेदारी का समापन, पार्टनरशिप का समापन, पार्टनरशिप फर्म का नहीं, पार्टनरशिप का, यानी कि जो एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट टूट जाना। मतलब इसमें केवल साझेदारी समझौते में अंतर आता है, साझेदारी समझौते में अंतर आता है, बस जो एग्रीमेंट है उसमें अंतर आता है। फर्म बंद नहीं होगा, फर्म चलता रहेगा, फर्म पहले की तरह कार्य करती रहेगी, फर्म बंद नहीं होगा, पहले जैसे चलता था वैसे ही अभी भी चलेगा, पहले की तरह कार्य करती रहेगी। लेकिन साझेदारी फर्म का समापन की अगर बात करें, फर्म के समापन की बात करें, तो लिखा है इसमें फर्म की सभी व्यापारिक गतिविधियां रोक दी जाती हैं। फर्म बंद, सारा गतिविधि रोकिए, सारा एक्टिविटी रोकिए, फर्म बंद, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? साझेदारी फर्म का समापन कहेंगे। क्लियर है बात। चलिए दूसरा नंबर अर्थ समझते हैं। दूसरा क्या लिखा है? प्रकृति। दूसरा डिफरेंस है प्रकृति के बारे में जानते हैं। आइए, लिखा है कि साझेदारी का समापन ऐच्छिक होता है जो कि समझौते से उत्पन्न होता है। अगर साझेदारी यानी पार्टनरशिप टूटने की बात करें तो वो ऐच्छिक होता है। कैसा होता है? ऐच्छिक।
जो कि समझौते से उत्पन्न होता है। लेकिन फर्म का समापन ऐच्छिक तथा अनिवार्य दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो वॉल्यूंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आगे लिखा है लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकों में लिखा है कि इसमें लेखा पुस्तकों को बंद नहीं किया जाता है। लेखा पुस्तकों को बंद नहीं किया जाता है क्योंकि बिजनेस चलता रहेगा ना, केवल और केवल रिलेशन में चेंज आया है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया जाना, तो बिजनेस तो चल रहा है, तो उससे लेखांकन हमारा जो है, अकाउंटिंग हमारा जो है वो बंद नहीं होता है। लेकिन अगर बिजनेस ही बंद हो जाए तो फिर अकाउंटिंग को भी बंद करना पड़ेगा। तो लिखा है इसमें लेखा पुस्तकें अनिवार्य रूप से बंद हो जाती हैं, अनिवार्य रूप से बंद हो जाती हैं। चलिए अगला डिफरेंस समापन। समापन के बारे में बात करते हैं। तो लिखा है कि साझेदारी की समापन पर साझेदारी फर्म का भी समापन हो जाता है, यह आवश्यक नहीं है। साझेदारी का समापन अगर होगा, पार्टनरशिप अगर टूट जाए तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा, ये जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, साझेदारी फर्म चलता रहेगा। अगला है साझेदारी फर्म के समापन पर, लेकिन अगले में लिखा है कि साझेदारी फर्म अगर समाप्त हो गया, यानी पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया, तो फिर पार्टनरशिप का रहना कहाँ रह जाएगा? पार्टनरशिप तो अपने से बंद हो जाएगा, यानी साझेदारी का स्वयं समापन हो जाता है। साझेदारी फर्म अगर बंद हो गया, समाप्त हो गया, तो साझेदारी भी खत्म। लेकिन क्या साझेदारी खत्म होने से फर्म समापन हो जाता है, फर्म बंद हो जाता है? जी नहीं, साझेदारी समाप्त हो गया तो फर्म बचा रहेगा, फर्म चलता रहेगा। नया साझेदारी बना लेंगे हम लोग, नया एग्रीमेंट बना लेंगे। लेकिन अगर साझेदारी फर्म ही नहीं रहा तब साझेदारी अपने से खत्म, एग्रीमेंट अपने से खत्म। ठीक है, इस बात को, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। आगे लिखा है वैधानिकता। वैधानिकता यानी रूल्स रेगुलेशन लॉ की बात कर रहा है यहाँ पर, वैधानिकता। तो आइए देखिए क्या लिखा है। साझेदारी का समापन एक ऐसी वैधानिक क्रिया है जिसका केवल साझेदारों को ही पता होता है। मतलब ये साझेदारी का समापन यानी पार्टनरशिप टूट जाना का सिंपल सा अर्थ कहे तो एग्रीमेंट में अंतर आना, एग्रीमेंट बदल जाना, तो ये तो बस पार्टनर लोग आपस में समझ लेते हैं। लेकिन साझेदारी फर्म का समापन, साझेदारी फर्म का समापन एक ऐसी वैधानिक, यहां होना चाहिए, एक ऐसी वैधानिक क्रिया है, एक ऐसा वैधानिक क्रिया है जिसका बाहरी अर्थात सभी लोगों को पता चलता है। जी हाँ, वैधानिक क्रिया है। अगर फर्म बंद हो जाता है तो सबको पता चलता है, बाहरी लोगों को भी पता चलता है। क्लियर है बात? तो ये डिफरेंस 5 ठो लिखे हैं, इस डिफरेंस को अच्छे से याद कर लेना है। पहला इसमें डिफरेंस था अर्थ, दूसरा प्रकृति, तीसरा लेखा पुस्तकें और चौथा समापन और पांचवा वैधानिकता। ये पांचों डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लेना है। आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, अच्छे से लिख लेना है और इसको रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। दिख रहा है पांचों डिफरेंस? वेरी गुड। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है साझेदारी के विघटन यानी समापन की परिस्थितियां। साझेदारी के विघटन यानी समापन की परिस्थितियां, आइए जानते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग परिस्थिति जानेंगे, यानी कि सरकमस्टांसेस जानेंगे, सिचुएशन जानेंगे, वो सारे सिचुएशन जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, सिंपल शब्दों में कहें तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे कि डिसोल्यूशन होता है। तो लिखा है कि साझेदारी का समापन निम्न दशाओं में हो सकता है। कौन कौन सी दशाएं हैं? तो लिखा है किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर, दूसरा किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में, तीसरा किसी साझेदार का दिवालिया घोषित हो जाना, चौथा किसी साझेदार की असमर्थता की दशा में, और पांचवा उपक्रम यानी जिनके लिए साझेदारी बनाई गई थी के पूरा हो जाने पर। ये 5 वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें कि साझेदारी का विघटन हो जाता है। ठीक है, साझेदारी का विघटन बोले हैं, ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप का समापन हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म नहीं बोले हैं, साझेदारी फर्म नहीं बोले हैं, साझेदारी बोले हैं। साझेदारी का विघटन, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाए, कोई किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए, किसी का रिटायरमेंट हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, तो ये सब क्या है? ये सब कारण साझेदारी में अंतर आ जाता है, साझेदारी व्यवसाय में नहीं। साझेदारी का विघटन हो जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन नहीं। तो आइए जानते हैं साझेदारी फर्म का विघटन कैसे होता है। तो अगला टॉपिक यही है, साझेदारी फर्म के विघटन की रीतियां यानी मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तो पहला लिखा है ठहराव या समझौते द्वारा समापन, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कहता है कि किसी कार्य को साझेदारी की सहमति से अथवा साझेदारों के बीच किसी ठहराव के
अनुसार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। मतलब पहला लिखा है कि साझेदारों की सहमति से, पहला क्या लिखा है, साझेदारों की सहमति से। दूसरा उसी में लिखा है साझेदारों के बीच किसी ठहराव के अनुसार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। मतलब ठहराव या समझौता अगर हुआ है कि भाई देखो बिजनेस को ऐसे बंद किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे बंद करेंगे, बंद करते समय। दूसरा लिखा है अनिवार्य समापन यानी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है कि निम्न दशाओं में एक फर्म की समाप्ति अनिवार्य हो जाती है। कौन कौन सी दशाओं में फर्म की समाप्ति अनिवार्य हो जाएगी? पहला, जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं। साझेदारी फर्म को चलाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। कहता है कि किसी एक को छोड़ करके बाकी सब दिवालिया हो गए तो फर्म कैसे चलेगा? एक आदमी थोड़ी फर्म चलाएगा, एक आदमी फर्म नहीं चला सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है यानी अनिवार्य समापन हो जाता है। समझ में आया क्या? अनिवार्य समापन हो जाता है। और इसी अनिवार्य समापन में दूसरा पॉइंट लिखा है जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार चलना अवैधानिक हो जाए। कुछ ऐसा लॉ बन गया कि जो बिजनेस हम कर रहे थे वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया। जैसे मान लीजिए बियर, दारू का बिजनेस, अगर दारू पार्टनरशिप में बेच रहे थे हम, अब मान लीजिए लॉ रूल बन गया अचानक से बिहार सरकार के द्वारा कि दारू आज से बंद, तो अब तो दारू बेचना असंवैधानिक है। तो अब अगर कोई बेचेगा तो क्या होगा? वो असंवैधानिक माना जाएगा, पार्टनरशिप अपने से खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाता है, अवैधानिक मान लिया जाता है ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखा है सूचना द्वारा विघटन, मतलब डिसोल्यूशन बाय नोटिस। कहता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस में कहता है कि यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो, मतलब ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी हो, तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म का विघटन कराने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर विघटन कर सकता है। अगर ऐच्छिक पार्टनरशिप बना है तो कोई साझेदार चाहे तो बस एक नोटिस देगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म बंद किया जाए और पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है चौथा पॉइंट, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं जिसके बाद भाई बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा। अनहैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, अनहैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज। तो आइए, यानी कि कौन कौन सी ऐसी आकस्मिक घटनाएं हैं जिनके घटने पर व्यवसाय बंद हो जाता है, तो जानते हैं इनके बारे में। लिखा है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि कोई साझेदार मरेगा, पार्टनरशिप फर्म बंद, तो बंद। दूसरा लिखा है किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो फर्म बंद। किसी निश्चित समय की समाप्ति हो गया, मान लीजिए अगर ऐसा एग्रीमेंट में लिखा था कि भाई 5 साल के लिए पार्टनरशिप हम लोग बना रहे हैं, 5 साल बाद बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा, तो मान लीजिए 5 साल पूरा हो गया तो बिजनेस बंद। निश्चित कार्य के पूरा होने पर, कोई निश्चित कार्य है, मान लीजिए कि इस काम के लिए हम लोग पार्टनरशिप किए थे और वो काम पूरा हो गया, तो फिर काम पूरा होने के बाद भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। और अगला और पांचवा पॉइंट लिखा है न्यायालय द्वारा समाप्ति, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। लिखा है कि किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर, वाद प्रस्तुत करना समझते हैं क्या होता है? वाद प्रस्तुत करना, इसका अर्थ क्या होता है? वाद प्रस्तुत करने का अर्थ होता है सूट फाइल करना, SUIT, सूट फाइल। सूट फाइल माने होता है, सिंपल शब्दों में कहे तो केस करना, उसी को शुद्ध हिंदी में यहां पर लिखा है वाद प्रस्तुत करना। कि किसी साझेदार द्वारा अगर केस कर दिया जाता है, वाद प्रस्तुत कर दिया जाता है, यानी सूट फाइल कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में अथवा मुकदमा चलाए जाने पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर फर्म का विघटन का आदेश दे सकता है। मतलब अगर कोई केस फौजदारी हो गया मान लीजिए, तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें कि जो अदालत है, कोर्ट है, वो विघटन का यानी कि डिसोल्यूशन का आदेश दे सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो कहता है जैसे साझेदार के पागल होने पर, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, एक पागल हो गया, काम खत्म, कोर्ट कहेगा कि भाई बंद करो बिजनेस। दूसरा, साझेदार के अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने पर, कोई पार्टनर है वो अयोग्य घोषित हो गया, है ना, अयोग्य घोषित हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाएगा। साझेदार के दुराचरण के आधार पे, साझेदार जो है वो दुराचरण मतलब उसका आचरण खराब हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में भी
फर्म बंद हो जाएगा। साझेदार के समझौता भंग होने पर, जो साझेदार पार्टनरशिप फर्म में हम लोग जिस समझौते के आधार पे, जिस एग्रीमेंट के आधार पे बिजनेस को चला रहे थे, वो समझौता ही भंग हो गया। व्यवसाय में निरंतर हानि होने पर, अब बिजनेस कोई कर रहे हैं, लगातार हानि हो रहा है, लॉस 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 लॉस, हर साल लॉस हो रहा है, तो कितना साल तक झेलेंगे, बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। उचित एवं न्यायोचित आधार पर, और हो सकता है उचित एवं न्यायोचित यानी कि केस फाइल किया गया है कोर्ट में, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट आपको आदेश दे सकता है कि बिजनेस को बंद कीजिए, तो ऐसी दशा में भी बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा। आगे लिखा है कि फर्म के विघटन की दशा में फर्म का कारोबार बंद हो जाता है, समस्त संपत्तियां बेच दी जाती हैं, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है एवं साझेदारों के हिसाब किताब के या दावे निपटाए जाते हैं। मतलब बता रहा है कि डिसोल्यूशन होता है तो क्या क्या होता है उसके बाद। तो डिसोल्यूशन अगर हो जाएगा, मतलब ये तय हो जाएगा कि डिसोल्यूशन करना है, ये तय हो जाएगा कि साझेदारी फर्म का विघटन करना है, तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी संपत्ति होंगे व्यवसाय के उसको बेचे जाएंगे, जो भी बिजनेस के लायबिलिटी यानी दायित्व होंगे उसका निपटारा किया जाएगा, और जो पैसा बच जाएगा वो आपस में साझेदारों में बांट दिया जाएगा, काम खत्म। एक टॉपिक, अगला टॉपिक है, ये इस बार एग्जाम में आ गया था, इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। टॉपिक है फर्म का ऋण बनाम निजी ऋण, यानी फर्म्स डेप्ट वर्सेस प्राइवेट डेप्ट। ये टॉपिक है, फर्म्स डेप्ट वर्सेस प्राइवेट डेप्ट। अब ये क्या कहता है जरा देखिए टॉपिक को। लिखा है, सबसे पहले डिफरेंस, आप सभी जानते हैं कि डिफरेंस कैसे लिखते हैं। एक अंतर का आधार होता है और दो कॉलम जिसमें भी डिफरेंस बताना है, फर्म का ऋण और निजी ऋण। ठीक है, तो आइए फर्म का ऋण क्या होता है और निजी ऋण क्या होता है, अर्थ समझते हैं सबसे पहले। तो अर्थ में लिखा है फर्म के ऋणों से आशय, इसका आशय क्या है कि फर्म द्वारा लिए गए ऋणों से है, फर्म द्वारा लिए गए ऋणों से, यानी फर्म जो लोन लिया है उससे है, जिसका भुगतान किया जाना चाहिए, जी बिल्कुल किया जाना चाहिए। जबकि निजी ऋण क्या है, तो निजी ऋण से अभिप्राय साझेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए ऋण से है, यानी कोई पार्टनर अपना पर्सनल लोन लिया है तो उसको निजी ऋण कहेंगे, और अगर बिजनेस के द्वारा लोन लिया गया है तो उसको फर्म का ऋण कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखेंगे, साझेदार का दायित्व। अगला टॉपिक है साझेदार का दायित्व। लिखा है इसके बारे में कि फर्म के ऋण के संबंध में साझेदार का दायित्व पृथक एवं संयुक्त दोनों होता है, पृथक भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। और निजी ऋण में लिखा है यह सिर्फ व्यक्तिगत एवं निजी होता है। अगर आप पर्सनली अपने लिए लोन लिए हैं तो उसके लिए दूसरे पार्टनर थोड़ी जिम्मेदार होंगे, उसके लिए फर्म थोड़ी जिम्मेदार होगा, वो तो आपको अपने ही भरना पड़ेगा। चलिए आगे लिखा है तीसरा नंबर, फर्म की संपत्ति तथा साझेदारों की निजी संपदा का प्रयोग। ठीक है, लिखा है कि फर्म की संपत्तियों का प्रयोग प्रथमतः फर्म की ऋणों व दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। अगर कोई फर्म का ऋण है तो पहले उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पैसा, और यदि आवश्यकता हुई तो साझेदारों का निजी संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, अगर फर्म में पैसा कम पड़ गया तो आपका पर्सनल एसेट भी आपको लेके आना पड़ेगा, पर्सनल संपत्ति भी, निजी संपत्ति भी लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि जानते हैं ना साझेदारी फर्म में जो लायबिलिटी होता है, जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड, असीमित होता है। इसलिए अगर लोन ज्यादा है तो आपको निजी संपत्ति भी लाना पड़ सकता है अगर व्यवसाय में पैसों की कमी पड़ गई तो। लेकिन अगले में लिखा है कि साझेदारों की निजी संपत्तियों का प्रयोग उनके निजी दायित्वों या ऋणों के भुगतान में किया जाता है। फर्म की संपत्तियों का प्रयोग निजी ऋणों के भुगतान में तभी किया जा सकता है जब फर्म के दायित्वों से फर्म की संपत्तियों का अधिकता हो। यानी कि अगर आपका कोई निजी ऋण है तो आप अपने निजी संपत्ति से उसको पूरा कीजिए। जनरली सामान्य तौर पे फर्म का संपत्ति आपके निजी ऋण को पूरा करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा, बट किया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा अधिक है फर्म में संपत्ति, तो फर्म की अगर दायित्वों का भुगतान हो चुका है उसके बावजूद भी कुछ संपत्ति एक्स्ट्रा बचा है, देन आप यूज कर सकते हैं निजी ऋणों को पूरा करने के लिए। क्लियर है बात? चलिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होता है जिसका नाम है वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। तो बिना समय गंवाए चलिए फटाफट शुरू करते हैं वसूली खाता के बारे में। क्या लिखा है वसूली खाता के बारे में? लिखा है कि वसूली खाता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियलाइजेशन अकाउंट से खूब सवाल पूछता है। ध्यान रहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल टॉपिक जो भी बन सकता है रियलाइजेशन अकाउंट से, वसूली खाता से जरूर तैयार कर ले, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिखा है कि
वसूली खाता फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? फर्म का जब विघटन होता है उस समय तैयार किया जाता है। क्लियर है बात? आगे लिखा है वसूली खाता एक नाममात्र खाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है रियलाइजेशन अकाउंट कौन अकाउंट है, यानी वसूली खाता कौन खाता है, तो याद रहे नाममात्र खाता है या अवास्तविक खाता है, यानी नॉमिनल अकाउंट है। आगे लिखा है इसका संपत्तियों को वसूली और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ तथा हानि का पता लगाना है। यानी इसका काम क्या है? इसका काम है ये दिखाए, क्या दिखाए? एसेट को बेचे कितना में है, लायबिलिटी को कितना पेमेंट किए, कितना प्रॉफिट हो गया, बिजनेस को बंद करने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सारी चीज दिखाता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बात? आगे लिखा है कि वसूली खाते का लाभ अथवा हानि का विभाजन सभी साझेदारों में उसके लाभ हानि अनुपात में किया जाता है। अगर डिसोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं बिजनेस का और रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, वसूली खाता बना रहे हैं, तो वसूली खाता में जो भी लाभ या हानि आएगा वो साझेदारों को यानी पार्टनरों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। क्लियर है बात? चलिए, और यहीं पर एक टॉपिक निकल के आता है पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाते में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए, ये डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। चलिए देखिए, तो अंतर जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक अंतर का आधार होगा, दूसरा जिसमें डिफरेंस बताना है दोनों में, जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता पहले लिखे हैं और फिर वसूली खाता लिखे हैं। तो आइए, क्या है? पहला, बनाने का समय, कब बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता और कब बनाया जाता है वसूली खाता। तो लिखा है यह, यानी यह किसके बारे में लिखा है? पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में, कि पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी के पुनर्गठन अर्थात साझेदार के प्रवेश या तो पुनर्गठन के समय पे, या तो पुनर्गठन के समय पे, या तो प्रवेश के समय पर, या तो अवकाश ग्रहण करते समय, या मृत्यु के समय पर बनाया जाता है। मतलब सिंपल सी बात कहें तो जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। मतलब जब जब पुनर्गठन होता है तब तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। और कब कब पुनर्गठन होता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, जब कोई रिटायर होगा, जब कोई डेथ होगा, ये सभी परिस्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट एक ही परिस्थिति में बनता है, जब बिजनेस को बंद किया जाए, यानी कि व्यवसायिक फर्म जो है वो बंद होता है। तो लिखा है कि वसूली खाता यह साझेदारी फर्म के विघटन की अवस्था में बनाया जाता है। वसूली खाता कब बनाया जाता है? साझेदारी फर्म के विघटन की अवस्था में बनाया जाता है। क्लियर है बात? दूसरा लिखा है डिफरेंस, उद्देश्य, किस उद्देश्य से बनाते हैं। तो लिखा है कि इस खाते के बनाने का उद्देश्य, किस खाते के? पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते के बनाने का उद्देश्य संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि का निर्धारण करना है। यानी रिवैल्यूएशन कीजिए उनका कि कितना वैल्यू पर, अब नए वैल्यू पर दिखेगा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यह दिखाना है पुनर्मूल्यांकन खाता का काम, रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम। लेकिन वसूली खाता के बारे में लिखा है कि इस खाते के बनाने का उद्देश्य संपत्तियों के विक्रय, क्या उद्देश्य है? संपत्तियों के विक्रय और दायित्वों के निपटाने से है। दायित्वों को निपटाने से है, निपटाने से होने वाले लाभ हानि का निर्धारण करना है। ठीक है, मतलब कि एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, जो भी बचा वो प्रॉफिट, नहीं बचा लॉस, तो ये सब दिखाना वसूली खाते का काम है। तीसरा नंबर कहता है लेखांकन, लेखा कैसे होता है। तो लिखा है इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी का लेखा किया जाता है। यानी क्या कमी हुआ है एसेट्स या लायबिलिटी में, या क्या बढ़ा है या क्या घटा है एसेट लायबिलिटी में, ये चीज दिखाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता में। ठीक है, लेकिन अगर वसूली खाता की बात करें तो इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य तथा बाजार मूल्य का लेखा किया जाता है। यानी कि अभी बुक्स में कितने दिख रहे हैं और मार्केट में उसका प्राइस क्या है, उसके आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा होगा और रियलाइजेशन अकाउंट में देखा होगा कि कैसे बनता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर एक ट्राई कर लें, रियलाइजेशन अकाउंट से संबंधित और रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी संबंधित, दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें कि रियलाइजेशन अकाउंट तो खैर एक ही चैप्टर में पढ़ना है, लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन में, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म उसमें भी पढ़ना है।
रिटायरमेंट एडमिशन में भी पढ़ना है, रिटायरमेंट में भी पढ़ना है, डेथ में भी पढ़ना है, लगातार 4 चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी क्वेश्चन ट्राई कर ले, जर्नल लेजर दोनों, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट का भी क्वेश्चन ट्राई कर ले। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 5-5 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिफरेंस है हमारा नियमितता। नियमितता यानी कि इसे नियमित रूप से बनाया जाता है, यानी कि बिजनेस चलता रहेगा और ये बनते रहेगा कभी कभी, और किसको एक ही बार बनाया जाता है। आइए, तो कहता है इसे मतलब किसका, पुनर्मूल्यांकन खाता को। पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कभी भी एक से अधिक अवसर पर बनाया जा सकता है। जी हाँ, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पुनर्गठन होगा, तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाएगा। लेकिन वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, बिजनेस बंद होगा उसी समय बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवन भर में बिजनेस एक ही बार बंद होता है। अरे पार्टनरशिप बिजनेस वो शुरू किए हैं तो वो एक ही बार ना बंद होगा, आगे एक ही बिजनेस कई बार बंद होगा? सिंपल सी बात है, एक ही बार बंद होगा। एक ही बार बंद होगा तो एक ही बार वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो लिखा है इसे फर्म के जीवन काल में केवल एक विघटन के समय अर्थात एक बार ही बनाया जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जी हाँ, इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा अभी डिसोल्यूशन चैप्टर यानी कि साझेदारी फर्म का विघटन समापन हम लोगों ने देखा, और इसके साथ ही आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। और आज हम लोगों ने पार्टनरशिप से संबंधित 7 चैप्टर जो दिए थे 7 लेक्चर में ख़त्म कर दिया। पहला और दूसरा चैप्टर जो था थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सभी चैप्टर छोटे छोटे थे। तो बस देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेंड करते रहें, शेयर करते रहें, और इसका फ़ायदा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। और जुड़े रहें कॉमर्स 2.0 के साथ। धन्यवाद।